मैं डॉक्टर राजीव चावला। मैं सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट हूँ नॉर्थ दिल्ली डायबिटीज सेंटर रोहिणी, न्यू दिल्ली में। आज का जो हमारा टॉपिक है कि जिन डायबिटिक्स में प्रेगनेंसी होती है उनमें हम कैसे उन कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर सकते हैं। दो तरह की सिचुएशन होती है। एक तो जो कन्वेंशनली हम पहले कहते थे कि प्रेगनेंसी में पहली बार जब भी शुगर डिटेक्ट होगा उसमें हम उसको ये मानेंगे कि वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, वो प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएटेड डायबिटीज़ है। लेकिन अभी 2019 से अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन में और सब्सिक्वेंटली हमारी जो नेशनल बॉडी है डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी स्टडी इंडिया ग्रुप, जिसको हम डिप्सी कहते हैं, हमने ये नया क्राइटेरिया अडॉप्ट किया कि जो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जिनके अंदर शुगर डिटेक्ट होता है वो जीडीएम है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डायबिटीज़ जिनकी डिटेक्ट होती है उनको ये माना जाता है या वो टाइप 1 है या वो टाइप 2 है और उन्होंने कंसीव किया और उनके अंदर ये जो डायबिटीज़ है थ्रू आउट प्रेगनेंसी चलेगी। तो डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जिसमें टाइप 1 जिनके अंदर बिल्कुल इंसुलिन सिक्रीशन नहीं है, या टाइप 2 जो अदरवाइज ओबीज हैं, इंसुलिन सिक्रीशन है लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, उनमें ओबेसिटी होती है या उनका फिजिकल एक्सरसाइज कम होता है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है, तो उनको टाइप 2 डायबिटीज़ होती है और वो कंसीव कर जाते हैं, तो उनकी प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ उनके साथ चलती है। दूसरी कैटेगरी है, मैंने आपको बताया, जो टिपिकली 24 से 28 वीक्स में जिनको पहली बार शुगर नोटिस होता है, वो भी नॉर्मली वो फीमेल्स होती हैं जो ओबीज होती हैं या जिनमें फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ होती है, या उनमें पहले अपने एडोलेसेंट एज ग्रुप में पीसीओडी हम बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होती है, बाद में उनको जीडीएम होने का या डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी होने का रिस्क बढ़ जाता है। और ये फीमेल्स डिलीवरी के बाद भी अगले 5 साल तक इनको ये रिस्क रहता है कि बाद में उनको दोबारा से भी डायबिटीज़ हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड में हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि अगर हम डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी कंट्रोल नहीं करते, अगर प्रेगनेंसी के दौरान शुगर हाई रहते हैं तो उसके तरह तरह के रिजल्ट्स होते हैं, बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। पहला तो ये कि जो मदर जिसके अंदर शुगर पहली बार प्रेगनेंसी में नोटिस हुआ है, वो चाहे उसी वक्त प्रेगनेंसी में आया है, बाद में भी अगर वो अपनी डाइट कंट्रोल नहीं करते और एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं अडॉप्ट करते तो उनको सब्सिक्वेंटली डायबिटीज़ होने का रिस्क रहता है। दूसरा, अगर प्रेगनेंसी के दौरान शुगर हाई रहता है तो बच्चे के ऊपर उसके काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। उसमें फीटल वेस्टेज या फीटल लॉस होने का रिस्क रहता है या इंट्रा यूटेराइन डेथ होने का रिस्क बहुत हाई रहता है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन ये होती हैं कि ये बच्चे ओवरवेट होते हैं, कई बार इनका वेट 4 kg से भी ज़्यादा होता है, उसकी वजह से बर्थ एस्फिक्सिया और डिफ़िकल्ट डिलीवरीज होती हैं, सिजेरियन की ज़रूरत पड़ती है, शोल्डर डिस्टोशिया होता है, बर्थ इंजरीज हो जाती हैं उनकी, और आगे भी इनको इमीडिएटली डिलीवरी के बाद भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है और कई बार वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट भी रहती है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका शुगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर का अच्छा कंट्रोल रखा जाए ताकि ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस ना हो। नेक्स्ट स्लाइड में हम यही एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम प्रेगनेंसी के दौरान शुगर्स को बहुत अच्छा कंट्रोल करते हैं तो ना केवल मदर के अंदर रिस्क सब्सिक्वेंट कम है, उस बच्चे के नियोनेट्स के डिलीवरी के टाइम भी रिस्क बहुत कम है। और ये भी देखा गया है कि जो बच्चे या जो नियोनेट मदर जिनकी प्रेगनेंसी के दौरान जिनका शुगर हाई था, उनमें बाद में 15-20 साल की उम्र में जाके ओबेसिटी, हार्ट डिजीजेज और डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा है। तो हम ये कहते हैं कि ट्रांस जनरेशनल ट्रांसमिशन है। तो अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान अच्छा शुगर, टाइट शुगर कंट्रोल करते हैं, मदर को भी उसके फ़ायदे हैं और जो बेबी ऑफस्प्रिंग सब्सिक्वेंटली एडोलेसेंट ग्रो करेंगे उनमें भी डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो अगली स्लाइड में हम हाई शुगर प्रेगनेंसी में अगर कंटिन्यू रहते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस कर रहे हैं दो हेड्स में। एक तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी और दूसरा फीटल कॉम्प्लिकेशन उनको क्या होंगी। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन जैसे मैंने बताया कि मिसकैरेज या अबॉर्शन फर्स्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर में होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अगर शुगर ज़्यादा चल रहे हैं, मदर को इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फेक्शन वगैरह, फंगस वगैरह इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। प्री एक्लेम्पसिया जिसमें ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, यूरिन में प्रोटीन आता है, शुगर भी इनके हाई हो सकते हैं, कई बार फिट्स होने का भी रिस्क रहता है अगर एक्लेम्पसिया हो जाए।
प्री टर्म लेबर होने का रिस्क इनमें बहुत ज़्यादा होता है। जो मदर्स में शुगर्स थ्रू आउट प्रेगनेंसी हाई रहते हैं, उनके बच्चे ओवरवेट होते हैं, मैक्रोसोमिक होते हैं, उनके अंदर एमनाटिक फ्लूइड, यूट्रस में फ्लूइड जो होता है वो भी अमाउंट ज़्यादा होता है, तो डिफ़िकल्ट डिलीवरीज होती हैं। और इन बच्चों को आउट ऑफ ड्यूरिंग डिलीवरी भी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि बर्थ एस्फिक्सिया और इंजरीज होने का रिस्क बढ़ जाता है। और दूसरी जो कॉम्प्लिकेशन है मदर में, क्योंकि पहले से डायबिटीज़ है, हम प्राइमरली आज उस सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं जिनको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है। हम जीडीएम को इस प्रेजेंटेशन में हाईलाइट नहीं कर रहे। उन मदर्स को जिनको या तो पहले से टाइप 1 है या टाइप 2 है, तो उनको एक तो क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इंसुलिन का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, थोड़ा इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है, और एज ए रिजल्ट ऑफ हार्मोन चेंजेस एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से उनके अंदर बीटा सेल जो इंसुलिन सीक्रेट करते हैं उसका सीक्रेशन ज़्यादा होता है, तो उनको एक्चुअली लो शुगर होने का रिस्क भी रहता है। लेकिन कई बार जो टाइप 1 जिनको हम अच्छे से कंट्रोल नहीं कर रहे डिलीवरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का रिस्क भी जो है वो बढ़ जाता है। प्लस इन मदर्स में जो इन्होंने कंसीव किया है, पहले डायबिटिक है, खासकर अगर टाइप 1 है और लॉन्ग स्टैंडिंग अगर उनको डायबिटीज़ है, उनमें आई के अंदर जिसको हम रेटिनोपैथी बोलते हैं, या किडनी के चेंजेस, प्रोटीन यूरिया भी हो सकता है उनमें, या ये भी हो सकता है कि उनके किडनी फंक्शन ऑलरेडी डिरेज्ड हो। तो इन सब का कंट्रोल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी रखना बहुत ज़रूरी है। और आइडियली हम कहते हैं कि उनको कंसीव होने से पहले 3 महीने पहले ही ये सारी काउंसलिंग शुरू होनी चाहिए, ताकि एक एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी ना हो, ये एक प्लान्ड प्रेगनेंसी हो जिसमें 3 मंथ्स का कंसेप्शन से पहले बहुत अच्छा शुगर कंट्रोल हो। उनका HbA1c 6.5 से कम होना चाहिए। उनके आइज़ में हमें रेटिना को अच्छे से इवेल्युएट कर लेना चाहिए। अगर ऑलरेडी उनमें डायबिटीज़ के चेंजेस हैं या प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी है, तो उसको लेज़र कोआगुलेशन करा लेना चाहिए, क्योंकि एज प्रेगनेंसी विल ग्रो उनमें वर्सनिंग होने का चांस है। सिमिलरली अगर उन फीमेल्स को ऑलरेडी प्रोटीन यूरिया है या उनका क्रेटिनिन हाई है, उसका भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक सिचुएशन है जो वर्सन कर सकती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रेगनेंसी। और बच्चों में भी जिनके मदर्स का पुअर डायबिटीज़ कंट्रोल रहता है, उनमें कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस, कुछ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं जिसका होने का रिस्क रहता है। कई बार उनका हेड स्मॉल होता है, कई बार हेड उनका काफ़ी बड़ा हो जाता है, और कई बार ओवरऑल जो कॉर्ड का डेवलपमेंट है वो भी डिफेक्टेड हो सकता है, जिसको हम कॉर्डल रिग्रेशन भी कहते हैं। और सेक्रल एजेनेसिस भी होती है, कई बार सेक्रम उनका पूरा ग्रो नहीं करता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन इन न्यूनेट्स में जिनके मदर्स के शुगर प्रेगनेंसी में हाई चल रहे हैं शुरू से ही, और वो कंसीव कर गए हैं हाई शुगर के ऊपर, तो ये सारी कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होने का रिस्क बढ़ जाता है। और आगे भी सब्सिक्वेंटली 3 मंथ्स के बाद अगर शुगर कंट्रोल अच्छा नहीं है, तो मैंने बताया कि एक पॉलीहाइड्रोमिनास यूट्रस का जो फ्लूइड होता है वो अमाउंट बढ़ जाता है। ये बच्चे लार्ज फॉर डेट होते हैं, मैक्रोसोमिया होता है, कई बार 4 kg से भी ज़्यादा वेट इनका हो जाता है, तो सारी डिफ़िकल्ट डिलीवरीज होती हैं और इनमें इंजरीज होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम ओवरऑल अगर शुगर अनकंट्रोल्ड चलते हैं तीनों ट्राइमेस्टर में, तो उसके रिस्क हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले ट्राइमेस्टर में जैसे मैंने बताया, क्योंकि सारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, तो उनमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, कार्डियक डिफेक्ट्स होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। अगर इनमें कोई भी डिफेक्ट होता है तो उसमें फीटल मिसकैरेज होने का या अबॉर्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी अगर शुगर थ्रू आउट हाई चल रहे हैं तो पॉलीहाइड्रोमिनास ज़्यादा होता है, प्री एक्लैम्सिया या एक्लैम्सिया होने का रिस्क बढ़ जाता है, फीटल लॉस होने का रिस्क बढ़ जाता है, प्री मेच्योर हो सकते हैं बेबीज़, या ये बेबीज़ ओवर ग्रो भी कर सकते हैं, मैक्रोसोमिक भी हो सकते हैं, और इनमें सडन डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टूवर्ड्स द टर्म IUD जिसको बोलते हैं, उसका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और डिलीवरी के टाइम भी, बिकॉज ये बच्चे मैक्रोसोमिक लार्ज फॉर डेट होते हैं, तो इनमें मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस जैसे मैंने बताया, बर्थ इंजरीज काफ़ी ज़्यादा होती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इनको हो सकता है, पॉलीसाइथीमिया हो सकता है, कई बार जॉन्डिस भी हो जाता है। इसलिए मैनेजमेंट ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया इन प्रेगनेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। गोल है कि उनका शुगर बिल्कुल नॉर्मल रेंज में रहे। एक बहुत अच्छी कोट है जिसमें ये कहा जाता है कि अगर मदर का ग्लाइसेमिक कंट्रोल इतना अच्छा है कि बेबी को ये पता नहीं लगे कि मेरी मदर डायबिटिक है, इसका मतलब थ्रू आउट प्रेगनेंसी मदर के शुगर्स 90 से 120 के बीच में रहे, तो बेबी को ये एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा जिसमें शुगर ज़्यादा है, तो सारी की सारी कॉम्प्लिकेशन अवॉइड की जा सकती है। तो गोल होता है
कि मदर का शुगर लेस देन 90 रहे फास्टिंग शुगर, और पोस्ट प्रेग्नेंट 2 आवर शुगर भी 120 से कम रहे, तो सारी की सारी कॉम्प्लिकेशन ये अवॉइड की जा सकती हैं। एक वर्ड अबाउट मेटाबॉलिक मैटरनल मेटाबॉलिज्म इन प्रेगनेंसी है, क्योंकि बच्चे को इस स्लाइड में हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि फीटस तो कंटिन्यूसली मदर से न्यूट्रिशन ड्रॉ कर रहा है, लेकिन मदर इंटरमिटेंटली खाना खाती है, 3 मील्स लेंगी, 4 मील्स, कई बार हम प्रेगनेंसी में 5 मील्स भी देते हैं, बट बच्चे को एक कांस्टेंट फीड मदर के उससे मिलता रहता है थ्रू दैट कॉर्ड। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि मदर का थ्रू आउट प्रेगनेंसी 24 आवर्स शुगर बहुत ही अच्छे कंट्रोल में रहे, ताकि बेबी को एक नॉर्मल एनवायरनमेंट मिले ग्रो करने के लिए, और सारी नियोनेटल कॉम्प्लिकेशन जो है बहुत कम हो जाए। जब हम फ्यूल मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, ये अगली स्लाइड में हम ये बता रहे हैं कि इंसुलिन जो है वो एक एनाबॉलिक हार्मोन है, जिससे सारी की सारी ग्रोथ बढ़ती है। और एक और हार्मोन होता है जिसको ग्लूकेगॉन बोलते हैं, विच इज़ ए कैटाबॉलिक हार्मोन। और इन ग्लूकेगॉन और इंसुलिन का एक बहुत अच्छा डायनामिक रिलेशनशिप है, एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन है, एक कंटिन्यूस रिलेशनशिप है, जो बॉडी के अंदर, मदर के अंदर शुगर्स को नॉर्मल रेंज में मेंटेन करता है। जैसे मैंने पहले भी बताया, फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी, खासकर फर्स्ट 3 मंथ्स में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फैसिलिटेटेड इंसुलिन एक्शन होता है। इंसुलिन के लेवल ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैटरनल शुगर की वजह से बीटा सेल स्टिमुलेशन होती है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल्स बड़े होते हैं, तो बीटा सेल्स हायर साइड पे काम कर रहे हैं, हाइपर इंसुलिनिया है, तो इनमें शुगर्स लोअर साइड पे रहते हैं। बट सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करती है, फीटस ग्रो करता है, मदर का वेट बढ़ता है, प्लस हार्मोन जिनको हम बोलते हैं डायबिटोजेनिक हार्मोन्स और काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स बढ़ते हैं, कॉर्टिसोल वगैरह, एचपीएल, प्लेसेंटल हार्मोन जो है वो बढ़ते हैं, वो अपने आप में इंसुलिन के अगेंस्ट एक्ट करते हैं। सो एक डायबिटोजेनिक स्ट्रेस इंड्यूस होता है, इसकी वजह से 14 और 15 वीक्स के बाद ग्रेजुअली शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है, इसलिए इंसुलिन रिक्वायरमेंट और डोजेज जो है वो बढ़ जाती हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर हम देखें तो एक फैसिलिटेटेड एनाबॉलिज्म है, क्योंकि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हायर साइड पे है, बीटा सेल स्टिमुलेशन है, इंसुलिन प्रोडक्शन ज़्यादा है, और इंसुलिन की वजह से एज यू नो पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू एडिपोज टिश्यू एंड मसल्स होता है, हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है अच्छे इंसुलिन लेवल की वजह से, और टिश्यू ग्लाइकोजन लेवल्स एक्चुअली बढ़ जाते हैं, इसलिए इन पेशेंट में फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होता और शुगर बिल्कुल नॉर्मल रेंज में रहता है। बट सब्सिक्वेंटली जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करती है, 20 वीक्स के बाद एचपीएल हार्मोन, प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, ये लेवल हार्मोन्स के बढ़ते हैं। ये सारे के सारे काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स हैं विच वर्क अगेंस्ट इंसुलिन। तो ये एक डायबिटोजेनिक स्ट्रेस, एक डायबिटोजेनिक फेज हो जाता है सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड। सो ग्रेजुअली इंसुलिन रिक्वायरमेंट सेकेंड से थर्ड ट्राइमेस्टर की तरफ जैसे हम जाते हैं बढ़ती चली जाती है। अगली स्लाइड में हम एक बहुत अच्छा पेडरसन हाइपोथेसिस जो 1952 में आया, उसमें उन्होंने कहा कि अगर मैटरनल डायबिटीज़ है और शुगर हायर साइड पे है, तो वो जो परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया है, जो हाई शुगर है, ग्लूकोज है, वो एक्चुअली ट्रांसमिट होता है, वो पास करता है प्लेसेंटा को और जाके फीटस के बीटा सेल को स्टिमुलेट करता है। फीटस बीटा सेल स्टिमुलेट होने से ओवर प्रोडक्शन करते हैं, बीटा सेल मास बढ़ जाता है, हाइपर इंसुलिनिया होता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं जो एनाबॉलिक होते हैं, उसकी वजह से बेबी के अंदर मैक्रोसोमिया होता है, पॉलीहाइड्रोमनास होता है, ऑर्गेनोमेगाली होती है, और वो रेज इंसुलिन लेवल की वजह से नियोनेट्स में हाइपोग्लाइसीमिया इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी और पॉलीसाइथीमिया भी होने का चांस रहता है, और इन बच्चों को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। एक और फ्रैंकल हाइपोथेसिस है जिसने ये कहा कि खाली ग्लूकोज ही नहीं है जो बीटा सेल फीटस को स्टिमुलेट कर रहा है, अमाइनो एसिड्स और फैट भी वो क्रॉस करते हैं प्लेसेंटल बैरियर को और जाके बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, हाइपर इंसुलिनिया करते हैं, उसकी वजह से इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस होते हैं जो मैक्रोसोमिया करते हैं, उसकी वजह से बेबी का साइज भी बढ़ता है, वेट भी बढ़ता है अगर मदर के अंदर परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया चल रहा है। और क्योंकि बीटा सेल्स ओवर स्टिमुलेटेड हैं, सब्सिक्वेंटली इन बच्चों को कैचअप ग्रोथ होती है और एडोलेसेंट के पास जाके इनमें ओबेसिटी, डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम्स होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में प्रेगनेंसी इन प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज को हम सम अप कर रहे हैं कि जो प्रोग्रेसिवली
इंक्रीजिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस है जैसे सेकंड से थर्ड ट्राइमेस्टर की तरफ हम जाते हैं बिकॉज ऑफ डायबिटोजेनिक स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ प्लेसेंटल हार्मोन्स जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, प्लस एग्जिस्टिंग और प्री एग्जिस्टिंग जो कॉम्प्लिकेशन है माइक्रोएंजियोपैथी जैसे रेटिनोपैथी है, नेफ्रोपैथी है, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी है, इनका भी वर्सनिंग होने का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। और ये देखा गया है कि अगर मदर ने हायर HbA1c पे कंसीव किया, जैसे मैंने कहा आइडली HbA1c टारगेट 6.5 है, इससे नीचे ही कंसीव होना चाहिए। अगर मदर ने मानो 7.5 या 8 और 8.5 पे कंसीव किया है तो उसमें बच्चे के अंदर फीटल एनॉमलीज 12, 13, 14 वीक्स जैसे जैसे ऑर्गेनोजेनेसिस होती है वो बढ़ती चली जाती है। तो एक बड़ी पॉजिटिव और लीनियर डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन द लेवल ऑफ HbA1c एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन विच हैज बीन नोटिस्ड इन वेरियस स्टडीज। इस वजह से हम नेक्स्ट स्लाइड में ये डिस्कस कर रहे हैं कि प्री कंसेप्शन काउंसलिंग का एक बहुत बड़ा रोल है। प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज या प्री GDN जो मदर्स टाइप 1 है या टाइप 2 है, अगर वो कंसीव होने की प्लानिंग कर रही हैं तो हमें 3 मंथ्स इन एडवांस उनको काउंसलिंग करनी चाहिए, उनको सारा इंफॉर्मेशन दें। हम उनको बताएं कि आपका HbA1c 6.5 से नीचे होना चाहिए, आप किसी भी ऐसी ड्रग पे नहीं हो जो कंसेप्शन के टाइम अगर चल रही है, जैसे कुछ ब्लड प्रेशर की ड्रग्स हैं लाइक ACE, ARBs, सार्टन्स या स्टैटिन्स पेशेंट अगर लिपिड्स के लिए ले रहा है वो सब पहले कंसीव होने से पहले बंद हो जानी चाहिए ताकि एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन ये कोई भी ड्रग ऑन ना हो, क्योंकि इनसे फीटल मालफॉर्मेशन और कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होने का रिस्क बढ़ जाता है। और वो तब तक कंसेप्शन नहीं करें, तब तक कंट्रासेप्टिव्स यूज करें जब तक उनका HbA1c लेस देन 6.5 नहीं आ गया। इसमें कम से कम 3 मंथ्स लग जाते हैं। और ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम उनमें एक रेटिनल असेसमेंट ज़रूर करा लें। आइडली 3 महीने कंसेप्शन से पहले होना चाहिए, फिर इमीडिएटली एट कंसेप्शन एंड एवरी 3 मंथ्स रेटिना का इवेल्यूएशन होना चाहिए। अगर ऑलरेडी उसमें प्री प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है उसका लेज़र कोआगुलेशन करा दिया जाए ताकि वो प्रोलिफरेटिव नहीं हो जाए और उसमें ब्लीड होने का, विट्रस हेमरेज होने का रिस्क ना रहे। उसी तरह रीनल असेसमेंट भी कंसेप्शन से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें माइक्रोएल्बुमिन यूरिया टेस्टिंग करनी चाहिए। अगर वो माइक्रोएल्बुमिन 30 से 300 मिलीग्राम के बीच में है उसका हमें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पेशेंट्स के अंदर प्रोटीन यूरिया वर्स कर सकता है। और अगर ऑलरेडी पेशेंट को सिग्निफिकेंट प्रोटीन यूरिया है तो बेटर है कि ये पेशेंट शुड बी आइडली रेफर टू ए नेफ्रोलॉजिस्ट बिफोर दिस पेशेंट कंसीव। और एक अच्छे ग्लाइसेमिक कंट्रोल होने के बाद प्रोटीन यूरिया का प्रोग्रेशन रुक जाए तभी ये पेशेंट्स को जो है कंसीव करना चाहिए। तो डायबिटीज़ एजुकेशन, स्ट्रक्चर डायबिटीज़ एजुकेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग जो एटलीस्ट 3 से 6 मंथ्स कंसेप्शन से पहले करनी चाहिए। हमें उस पेशेंट को सेल्फ मॉनिटरिंग और ब्लड ग्लूकोज टीच करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, उसकी इम्पॉर्टेंस उनको बतानी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान इनको कम से कम 7 टाइम्स शुगर चेक करना बहुत ज़रूरी होगा। सब मील से पहले, सब मील्स के बाद, 2 घंटे या 1 घंटे के बाद, और एक बेड टाइम शुगर भी देखना बहुत ज़रूरी होगा। तभी इन सारी जो एग्जिस्टिंग कॉम्प्लिकेशन है उनके ऊपर हम कंट्रोल कर पाएंगे। और जैसे मैंने बताया कि ये जो फंडस का एग्जामिनेशन है ये प्रॉपरली डायलेट करके एक रेटिना स्पेशलिस्ट से हमें कराना चाहिए। और जब उनकी तरफ से क्लियरेंस मिल जाए कि उसका रेटिनोपैथी अब कंट्रोल में है, अगर उसमें लेजर फोटोकोagulation की ज़रूरत है वो कर दिया गया है। सिमिलरली एक नेफ्रोलॉजिस्ट से ओपिनियन लेना चाहिए अगर क्रेटिनिन पेशेंट का ऑलरेडी 1.3 या 1.4 से ज़्यादा है, और अगर पेशेंट का क्रेटिनिन ऑलरेडी 2.8 या 3 के आसपास है तो आइडली इन पेशेंट्स को कंसीव नहीं करना चाहिए, बिकॉज नेफ्रोपैथी एक्चुअली में वर्सन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डिजीज़ और वो मदर के लिए बहुत डेंजरस हो जाता है। और जैसे मैंने कहा एक बेसलाइन HbA1c हम करेंगे, फिर 3 मंथ्स के फॉलो पे HbA1c करेंगे। अगर HbA1c 6.5 से आ गया कम तो फिर हम उनको बोलेंगे अब आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स बंद कर दीजिए और अब नाउ वी आर रेडी फॉर कंसेप्शन। वंस पेशेंट कंसीव्स फिर एवरी 3 मंथ्स उसका रेटिना एग्जामिनेशन हम दोबारा करेंगे, उसका प्रोटीन यूरिया रेगुलरली 3 मंथ्स पे मॉनिटर करेंगे। और HbA1c कई बार फिलेशियस होता है प्रेगनेंसी में, बिकॉज रैपिड टर्नओवर होता है RBCs का, तो कई बार ये वैल्यू थोड़ी कम आ सकती है। तो जिस पेशेंट का हो सकता है HbA1c एक्चुअली 6.8 हो वो 6.6 या 6.5 आ रहा हो,
तो इट इज़ एडवाइजेबल कि HbA1c एवरी 1 मंथ करना चाहिए। हालांकि नॉर्मल पेशेंट्स में, नॉन प्रेग्नेंट में हम HbA1c एवरी 3 मंथ्स करते हैं, क्योंकि ये अप टू 120 डेज का कंट्रोल आपको बताता है। लेकिन क्योंकि प्रेगनेंसी में रैपिड टर्नओवर है तो फॉल्स HbA1c लो होने का रिस्क रहता है। तो मॉनिटरिंग आइडली एवरी 1 मंथ विद HbA1c होनी चाहिए। और सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे आपको बताया, आइडली जितने टाइप 1 जो 4 डोजेस ऑफ इंसुलिन पे चल रहे हैं, बेसल और बोलस, उनमें 7 टाइम शुगर होना चाहिए। सब प्री मील से पहले, पोस्ट मील्स और बेड टाइम या मिडनाइट 2 AM और 3 AM शुगर्स उनमें ज़रूर करना चाहिए। और जैसे ही वो कंसीव कर जाते हैं उनको फॉलिक एसिड हमें देना चाहिए, जो 12 वीक्स हमें कंटिन्यू करना चाहिए। अगर ये पेशेंट्स को प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन या एक्लेम्सिया का रिस्क है तो इनको लो डोज एस्पिरिन अप टू 81 मिलीग्राम वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी चाहिए। उससे PIH होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। और अगर ये पेशेंट्स हाइपरटेंसिव हैं तो जैसे मैंने पहले बताया, ACE और ARB हमें बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और उसके बदले मिथाइल डोपा है और दूसरी ड्रग्स हैं, निफेडिपिन है, लेबिटिलॉल है, जो सेफ ड्रग्स हैं, प्रेजोसिन है, जो कंटिन्यू की जा सकती है। सिमिलरली जैसे एक बार हमने उनको रेटिना के लिए इवेल्युएट कर लिया, सब्सिक्वेंट फॉलोअप हर ट्राइमेस्टर में उनका होता रहना चाहिए। अगर उसमें थोड़ा भी प्रोग्रेशन होता है तो फोटोकोagulation इन पेशेंट्स का ज़रूर होना चाहिए, ताकि उसमें विजन जाने का रिस्क जो है वो ना हो। और प्री कंसेप्शन का ब्लड टारगेट्स जैसे मैंने आपको बताया, आइडली HbA1c 6.5 से कम होना चाहिए, क्लोज टू 6। और इनके अंदर रेगुलर सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज और हर मंथली HbA1c का करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी ये दोनों चीज़ें कोरिलेट की जा सकती हैं। SMBG से हमें डे टू डे बेसिस का शुगर्स का पता लगेगा, पोस्ट मील्स कितना एक्सकर्शन हो रहा है, कितना शुगर बढ़ रहा है। HbA1c एवरी 1 मंथ देखने से हमें ओवरऑल ग्लाइसेमिक कंट्रोल का आइडिया लग जाएगा। दोनों को कोरिलेट करके हम उसके पेशेंट के, मदर के शुगर्स अच्छे टाइम टू टाइम डोजेस स्टेप अप करके मेंटेन कर पाएंगे। और जैसे मैंने पहले कहा, सब ड्रग्स प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है। एंटी हाइपरटेंसिव कुछ ही ड्रग्स हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, लेबिटिलॉल और डिल्टेज हैं, मिथाइल डोपर लाइक ड्रग्स हैं, प्रेजोसिन जो हम यूज़ कर सकते हैं। ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, 3 मंथ्स पहले हमें बंद करके पेशेंट को आइडियली इंसुलिन पे ला के उसके शुगर्स टाइट कंट्रोल करने चाहिए और उसका HbA1c क्लोज टू 6.5 मेंटेन करना चाहिए। हालांकि मेटफॉर्मिन और ग्लाइबुराइड जो हमारी कंट्री में ग्लैवेनक्लेमाइड के नाम से अवेलेबल है, ये कैटेगरी B में है। ये फिर भी सेफ ड्रग्स है। अगर पेशेंट ने मेटफॉर्मिन या ग्लैवेनक्लेमाइड के ऊपर कंसीव किया है तो कोई भी कंजेनिटल मालफॉर्मेशन होने का रिस्क ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू इंसुलिन। बट आइडली हमें सब ड्रग्स को बंद करना चाहिए और कोई भी एंटी डायबिटिक ड्रग प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है। बेस्ट होगा कि हम पेशेंट को कन्विंस करें और 3 मंथ्स इन एडवांस ड्यूरिंग दैट प्री कंसेप्शन पीरियड इंसुलिन पे लाके उसको कंट्रोल करें। अगर टाइप 1 पेशेंट है तो उसमें हमें बेसल बोलस यूज़ करना पड़ेगा, जिसका मतलब 4 डोजेज, 3 बोलसेस, 1 विद ईच मील और 1 बेसल इंसुलिन जो 24 आवर्स फास्टिंग शुगर्स को कंट्रोल रखेगा। अगर ये टाइप 2 डायबिटिक्स हैं जिनमें रिक्वायरमेंट कई बार बहुत ज़्यादा नहीं होती है, उनको हम प्री मिक्स इंसुलिन, जो प्री मिक्स फार्मूलेशंस आती हैं जैसे मिक्स 30-70 या 50-50 से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं काफ़ी बार। आइडियली वो भी 4 डोजेज बेसल बोलस पे ही होने चाहिए। और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हमें HbA1c जो है 6.5 के अंदर ही रखना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। और जो टारगेट्स हैं फास्टिंग शुगर के, इस स्लाइड में हम डिस्कस कर रहे हैं। ADA कहता है, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की, फास्टिंग 95 से कम होना चाहिए। 1 आवर शुगर जो है पोस्ट मील वो 140 से कम होना चाहिए। 2 आवर पोस्ट मील है वो 120 से कम होना चाहिए। हमारा अपना डिप्सी जो डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी स्टडी इंडिया ग्रुप है, उसमें हमने ये कंसेंसस में अप्रूव किया है कि फास्टिंग 90 से कम होना चाहिए। 2 आवर्स जो है वो 120 मिलीग्राम से कम रहेगा तो किसी भी तरह की नियोनेटल कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क बहुत कम हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम फिर SMBG की बात कर रहे हैं कि फास्टिंग शुगर आइडियली बिटवीन 60 से 90 रहने चाहिए। सारे प्री मील्स, प्री लंच, प्री डिनर शुगर भी 60 से 90 रहने चाहिए। बेड टाइम या मिडनाइट शुगर भी 60 से 90 रहने चाहिए। और 1 आवर पोस्ट मील शुगर आइडियली बिटवीन 100 to 140 ही रहना चाहिए। डाइट की भी बड़ी इम्पॉर्टेंस है।
इस स्लाइड में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट कंटेंट लगभग 35% हो ओवरऑल डाइट का। हालांकि डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी जो है वो स्टेज नहीं है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन की, क्योंकि हमें बच्चे की ग्रोथ का भी ध्यान देना है। बट जो ओबीज है मदर्स, उनमें कैलोरी रिस्ट्रिक्शन 30% और 35% हमें ज़रूर करना चाहिए। नॉर्मली हम 30 से 40 कैलोरीज पर केजी आइडियल बॉडी वेट की अलाउ करते हैं। बट अगर मदर ओवर वेट है तो इसको हम रिड्यूस करके लेस देन 25 और कई बार अप टू 15 कैलोरीज पर डे भी कर सकते हैं अगर बीएमआई मोर देन 30 है। बट माइंडेड दिस इज नॉट द स्टेज फॉर वेट रिडक्शन और फॉर ओबेसिटी करेक्शन, बिकॉज इसमें हमें बेबी की ग्रोथ सफिशिएंट कैलोरीज का देना ज़रूरी है। और नॉर्मली ये 30 से 40 कैलोरीज पर केजी पर डे बेसिस पे होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स यू में से कि रफली 300 to 500 कैलोरीज मोर देन नॉन प्रेग्नेंट फीमेल। जो एक फीमेल अगर 1500 कैलोरीज ले रही है तो उसको 2000 कैलोरीज, और एज प्रेगनेंसी एडवांसेस अप टू 2200 से 2400 कैलोरीज भी हमें देने की ज़रूरत है। कोई भी ड्रग सेफ नहीं है प्रेगनेंसी में, इसलिए बेस्ट, जैसे मैंने पहले ही कहा, पेशेंट को आइडियली हमें इंसुलिन के लिए कन्विंस करना चाहिए। अगर ये टाइप 1 डायबिटीज़ है तो बेसल बोलस, जिसमें 3 बोलसेस और एक बेसल इंसुलिन होएगी जो फास्टिंग शुगर 24 आवर्स कंट्रोल करने के लिए। अब अगर ये टाइप 2 डायबिटीज़ है, आइडियली उसमें भी 4 डोजेज होनी चाहिए, लेकिन टाइप 2 में काफ़ी बार ये संभव है कि अगर पेशेंट 4 डोज नहीं लेना चाहता, प्रीमिक्स 30-70 या 50-50 पे भी हम अलॉन्ग विद मेटफॉर्मिन इनमें पॉसिबल है हम शुगर कंट्रोल कर पाए। लेकिन कुछ टाइप 1 या टाइप 2 में बहुत हाई शुगर रहते हैं और इंसुलिन रिक्वायरमेंट बहुत हाई होती है या बहुत ब्रिटल होता है उनका डायबिटीज़, तो उनमें जो पेशेंट अफोर्ड कर सकते हैं इंसुलिन पंप्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। इंसुलिन सारे के सारे कैटेगरी बी में आते हैं कि वो सेफ हैं, बट नन ऑफ द इंसुलिन इज फॉलिंग इनटू द कैटेगरी ए। कैटेगरी ए मीन्स एब्सोल्युटली सेफ, कैटेगरी बी मीन्स मोस्ट ऑफ द रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल हैव प्रूवन कि ये इंसुलिन सेफ हैं, एक्सेप्ट ग्लार्जिन, ग्लूलाइसिन, ये कैटेगरी सी में आती हैं। रेगुलर इंसुलिन, एनपीएच इंसुलिन, जो बेसल इंसुलिन है, ये सब कैटेगरी बी में आती हैं। प्रेगनेंसी में हम एनालॉग्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि विद एनालॉग्स जो पोस्ट मील शुगर बढ़ने का रिस्क है वो कम रहता है। तो 3 डोजेज एनालॉग, शॉर्ट एक्टिंग एनालॉग्स, और एक लॉन्ग एक्टिंग बेसल एनालॉग, जिसमें या तो अगर एनपीएच यूज़ कर सकते हैं या ग्लार्जिन भी यूज़ कर सकते हैं। लेविमिर या डेटिमिर एक इंसुलिन है, यूरोपियन एसोसिएशन ने प्रेगनेंसी में उसको भी सेफ पाया है और उसको भी अप्रूव किया है। और जैसे मैंने पहले कहा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा इंसुलिन रिक्वायरमेंट कम रहता है, लेकिन ग्रेजुअली 12 वीक्स और 14 वीक्स ऑनवर्ड्स इंसुलिन का रिक्वायरमेंट, बिकॉज वो डायबिटोजेनिक हार्मोन्स रिलीज होते हैं प्लेसेंटा से, उसकी वजह से ग्रेजुअली ये रिक्वायरमेंट बढ़ता चला जाता है। इस स्लाइड में हमने यही हाईलाइट करने की कोशिश की है कि नॉर्मली अगर 0.6 यूनिट्स और 0.7 यूनिट्स पर केजी पर डे का रिक्वायरमेंट है वो 13 वीक्स तक, तो अगले 13 वीक्स में वो रिक्वायरमेंट 0.8 यूनिट्स पर केजी पर डे हो जाएगा। अगले 12 से 13 वीक्स में रिक्वायरमेंट 0.9 हो जाएगा। सब्सिक्वेंटली नियर टर्म 38 वीक्स पे जाके 1 यूनिट पर केजी पर डे बेसिस का रिक्वायरमेंट हो जाता है। बट इमीडिएटली पोस्ट डिलीवरी ये रिक्वायरमेंट कम हो जाता है और लगभग 20 से 30-40% तक इंसुलिन डोजेस कम करने पड़ते हैं, नहीं तो पेशेंट के शुगर कम हो जाएंगे, बिकॉज सारा जो डायबिटोजेनिक स्ट्रेस है वो खत्म हो गया। इमीडिएटली पोस्ट डिलीवरी रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाती है। जब हम डिलीवरी की बात करते हैं, अगेन ये ज़रूरी नहीं है कि सब फीमेल्स जो डायबिटिक है टाइप 1 या टाइप 2 डिलीवरी के टाइम उनको सिजेरियन की ज़रूरत पड़े। अगर उनका मेटाबॉलिक कंट्रोल बहुत अच्छा है, ओवरऑल बायोफिजिकल प्रोफाइल अच्छा है, स्कोर नॉर्मल है, नॉर्मल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड है, बच्चे की मेच्योरिटी अल्ट्रासाउंड पे पूरी है और वो 38 वीक्स तक प्रेगनेंसी नॉर्मल कैरी हुई है अच्छे ग्लूकोज कंट्रोल से, तो ये नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी भी की जा सकती है। लेकिन अगर बेबी का वेट 4 kg से ज़्यादा है या कोई और कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही है या प्रेगनेंसी 38 वीक्स के बाद भी स्पॉन्टेनियस डिलीवरी नहीं हो रही है, पेन्स, लेबर पेन शुरू नहीं हो रहे हैं, तब आप इमरजेंसी सिजेरियन के लिए प्लान कर सकते हो। बट ड्यूरिंग इंट्रापार्टम पीरियड जब आप नॉर्मल डिलीवरी या इंड्यूस कर रहे हैं डिलीवरी को या सिजेरियन प्लान कर रहे हैं, उसमें भी शुगर का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है और आइडियली उस दौरान भी आपके शुगर 70 से
110 मिलीग्राम रहने चाहिए, नॉट मोर देन 140 मिलीग्राम, बिकॉज इट हैज़ बीन सीन कि अगर शुगर मोर देन 180 मिलीग्राम है तो उसमें मैटरनल कॉम्प्लिकेशन और नियोनेटल कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क जो है बढ़ जाता है। बट प्रेफरेबली अगर ये पॉसिबल हो, बेबी ओवरवेट नहीं है, ग्लाइसेमिक कंट्रोल अच्छा है, बायोफिजिकल प्रोफाइल एंड स्कोर नॉर्मल है, तो हमें एनकरेज करना चाहिए वेजाइनल डिलीवरी के लिए। लेकिन अगर 38 वीक्स के बाद भी वेजाइनल डिलीवरी नहीं हो पा रही है, नॉर्मल पेन्स नहीं शुरू हो रहे हैं, तब हम इंड्यूस कर सकते हैं और तब हम सिजेरियन के लिए भी प्लान कर सकते हैं। अगर हम इंडक्शन कर रहे हैं या सिजेरियन के लिए प्लान कर रहे हैं तो आइडली हमें इन्हें फर्स्ट केस की तरह लेना चाहिए मॉर्निंग में। नाइट तक वो अपनी लास्ट इंसुलिन डोज ले सकते हैं मॉर्निंग में, क्योंकि वो फास्टिंग होंगे। अगर उनका शुगर 70 से 90 मिलीग्राम है तो दे में बी स्टार्टेड ऑन 5% या DNS। अगर शुगर 90 से 120 है तो हम उनको नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं। अगर 120 से 140 है तो नॉर्मल सलाइन को 4 यूनिट से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, ताकि शुगर 140 से ज़्यादा नहीं जाए। 140 से 180 है तो 6 यूनिट्स हम नॉर्मल सलाइन में ऐड कर सकते हैं, और अगर मोर देन 180 है तो हम 8 यूनिट्स नॉर्मल सलाइन के साथ दे सकते हैं, ताकि शुगर उनका विद इन 140 टू 180 मिलीग्राम ही रहे और शुगर इससे हाई ना जाए। सो इस ढंग से हम उनकी ग्लूकोज ड्रिप्स या नॉर्मल सलाइन ड्रिप प्लान करते हैं बेस्ड ऑन देयर शुगर्स, और बेस्ड ऑन देयर ब्लड ग्लूकोज वैल्यूज हम उनको रेगुलर इंसुलिन आइदर एज ए सेपरेट इन्फ्यूजन इफ यू हैव इन्फ्यूजन पंप, और ड्रिप के अंदर नॉर्मल सलाइन के अंदर भी, बॉटल के अंदर भी, जिन जगहों पे ये फैसिलिटी पंप्स की नहीं है उसके अंदर भी मिक्स करके कंटिन्यूसली इन्फ्यूज़न दे सकते हैं। और अगर शुगर 70 से 90 तक है तो ग्लूकोज पोटेशियम इन्फ्यूज़न विद इंसुलिन और विदाउट इंसुलिन डिपेंडिंग ऑन द शुगर वैल्यू कैन बी गिवन। तो इस सारे उसके अंदर हमने देखा कि ये सारा का सारा जो मैनेजमेंट है प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ का, हम इस ढंग से डिज़ाइन करें कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी आइडियली शुगर्स फास्टिंग से 90 कम रहें, पोस्ट मील 2 घंटे लेस देन 120 मिलीग्राम रहे, अगर हम 1 आवर पे चेक करें लेस देन 140 रहे, और थ्रू आउट HbA1c 6.5 रहे, तो एक नॉर्मल न्यूनेट की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ही बेबी बॉर्न होता है उसका इमीडिएटली एट डिलीवरी एंड 3 आवर ब्लड शुगर चेक होना चाहिए, क्योंकि अगर मदर्स के शुगर हाई रहे हैं और बच्चे में हाइपरइंसुलिनिया है मदर की शुगर की वजह से, तो इन बच्चों को हाइपोग्लाइसीमिया होने का रिस्क भी रहता है। तो कई बार 24 आवर्स तक हमें इन बच्चों को नर्सरी में या ऑब्जर्वेशन के अंदर रखना पड़ता है। बट एक कोशिश, एक अटेम्प्ट होना चाहिए कि मदर को, बेबी को और मदर को सेम उसमें रखा जाए, उससे बेबी की अच्छी देखभाल भी होती है। और एक रूमिन जो बोलते हैं, अर्ली रूमिन अगर हम करें, बेबी को मदर के साथ रखें, तो एक इमोशनल कनेक्ट भी होता है और बहुत सारी डिजीज़ होने से बच्चा बच भी जाता है। और इमीडिएटली पोस्ट डिलीवरी ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये टाइप 1 थे तो उनकी 20 to 40% डोज इंसुलिन हमें कम करनी चाहिए, क्योंकि इमीडिएटली रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, ऐसा ना हो कि मदर में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए। टाइप 2 है तो उनको वापस अपनी प्री मिक्स पे भी वो जा सकते हैं, कई बार उनको मेटफॉर्मिन पे भी हम रख सकते हैं। बट अगर मदर लैक्टेशन के दौरान है और बेबी को फीड करना चाहती है तो आइडली इस दौरान भी हमें इंसुलिन कंटिन्यू करना चाहिए। तो ओवरऑल आज हमारे इस पूरे सेशन में हमने कुछ चीज़ें हाईलाइट की कि टाइप 1 या टाइप 2 मदर्स जो कंसीव करती हैं उनमें 3 मंथ्स का प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। सब ड्रग्स जो प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होंगी, चाहे वो एंटी हाइपरटेंसिव है या लिपिड लोअरिंग ड्रग्स हैं या ब्लड शुगर कंट्रोल की ड्रग्स हैं, वो उनको 3 मंथ्स एडवांस में हमें बंद कर देना चाहिए। विद इंसुलिन उनका HbA1c 6.5 से हम कम मेंटेन करें। थ्रू आउट प्रेगनेंसी रेगुलर ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करें, आइडली 7 टाइम्स, और हर मंथ उसका HbA1c करवा के देखा जाए कि शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल चल रहा है। कंसेप्शन से पहले रेटिनल असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, किडनी असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन यूरिया है उसका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब कॉम्प्लिकेशन माइक्रोएंजियोपैथीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोसीड कर सकती हैं, वर्सन कर सकती हैं। तो अगर हम ये सब चीज़ें प्री कंसेप्शन से पहले काउंसिल करके एक अच्छा एनवायरनमेंट मदर के अंदर क्रिएट कर पाएँ तो वी कैन एक्सपेक्ट इन नॉर्मल मैटरनल, neonatal and subsequently offsprings which are born out of pregnancy
विद हाइपरग्लाइसीमिया दे विल बी ग्रोइंग नॉर्मली देयर ड्यूरिंग देयर एडोलेसेंट और उनमें भी आगे फ्यूचर में डायबिटीज़ होने का रिस्क काफ़ी कम हो जाएगा। तो हाइपरग्लाइसीमिया इन प्रेगनेंसी को अच्छा कंट्रोल करने से मदर को भी और ऑफ स्प्रिंग्स को भी दोनों को लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।